हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल जो बुक है क्लास 11th का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को खुशवंत सिंह जी ने लिखा है और द पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक ड्राइंग जिसमें खुशवंत सिंह ने अपने शब्दों के साथ उस एक लेडी का चित्र या वर्णन किया है जो कि उनकी दादी थी। और बचपन के साथ जब बचपन में वो दादी के साथ पले बढ़े हैं तो उनका रिश्ता कैसा था, उनकी दादी माँ कैसी थी, क्या करती थी, वो सारी की सारी बातें वो अपने शब्दों के साथ में उनके इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि उनका जो चित्र है हमारी आंखों के सामने बिल्कुल हूबहू वैसा ही बन जाए। तो आइए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी दादी माँ, जैसे कि सभी की दादी माँ होती है, बूढ़ी औरत होती हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं 20 सालों में जब से मैंने उनको जाना है, देखा है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो मतलब उनकी दादी माँ एक समय जवान थी और बहुत ही खूबसूरत, प्रिटी का मतलब बहुत ही खूबसूरत थी और उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे, मतलब उनके पति भी थे। पर ये एक बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। खुशवंत सिंह को ये बिलीव करना इसलिए मुश्किल है कि जब उन्होंने अपनी दादी को देखा या होश आया जब उन्होंने देखा तो वो बूढ़ी थी, चेहरे पे झुर्रियाँ थी, वो उतनी जवान और सुंदर उन्होंने नहीं देखा था, इसलिए उनको बहुत मुश्किल हो रहा है ये बिलीव करने में कि हमारी दादी ऐसी थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट जो चित्र है वो मेंटल पीस का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आग जलाई जाती है उसके ऊपर, जो बड़े घर हैं उनके ड्राइंग रूम में आग जलाने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको मेंटल पीस कहा जाता है। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई है एंड और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है जो छाती का हिस्सा कवर किए हुए हैं और उनकी सफ़ेद दाढ़ी को देख करके वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 100 साल के हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. जो दादाजी की तस्वीर थी उसको देख करके शॉर्ट का मतलब टाइप में इस टाइप के आदमी दिख रहे थे जैसे कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन नहीं हैं। बस क्योंकि जिनके वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं थोड़ा सा जवान होते हैं और ही लुक्ड मतलब ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों, मतलब वो पोते पोतियों वाले हों। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child.
लेखक को अपनी दादी माँ के लिए ये बिलीव करना, ये विश्वास करना कि उनकी दादी कभी जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी, बहुत ही रिवोल्टिंग है। मतलब इट वाज हार्ड टू बिलीव द ऑथर। उनको बहुत ही मुश्किल हो रही थी ये बिलीव करने में कि उनकी दादी क्यों कि वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी। और जैसा कि सभी की दादी होती हैं कि उन्हें अपनी बचपन में वो अपनी जितनी भी जी चीज़ें हैं उनको कहानियाँ सुनाती हैं, खेलती हैं उनके साथ में। तो उनको जो लेखक है उसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था ये बिलीव करने में कि उनकी दादी भी कभी जवान और यंग प्रिटी सुंदर थी। दैट seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब उनकी दादी माँ उनको कहानियाँ सुनाती थी कि वो खेला करती थी और कहानियों की परियों से या जो कहानियाँ हैं उनको बताया करती थी, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे संत महात्मा हमें अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और हमें विश्वास करना मुश्किल होता है, वैसे ही उनकी दादी के बारे में जब कोई चीज़ें बताई जा रही हैं तो ये सब चीज़ें उनको क्या है, अविश्वसनीय लग रही हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मनगढ़ंत बनाया हुआ है और जो बताई जा रही हैं बातें वो सही नहीं हैं। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. लेखक कह रहा है कि उन्होंने जब अपनी दादी को देखा है तो वो छोटी हाइट की थी, शॉर्ट एंड फैट थी, थोड़ा सा मोटी थी और स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी झुकी हुई। और हर फेस मतलब उनका जो चेहरा था उनमें क्रिस क्रॉस जो हम खेलते हैं उस तरीके से उनकी जो झुर्रियों का जो पैटर्न था ऊपर से नीचे तक जहाँ भी देखो वो वहाँ पे उनके पूरे चेहरे पे दिखाई देता था। नो, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. लेखक इस लाइनों में कह रहे हैं कि उनकी दादी पिछले 20 सालों से जैसा उन्होंने देखा है बूढ़ी, तो वो वैसी की वैसी ही है और उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो पिछले 20 सालों से बूढ़ी ही हैं और उसके बाद और बूढ़ी होती चली जा रही हैं। तो वो खुशवंत जी कह रहे हैं कि वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कभी वो बहुत सुंदर हुआ करती थी। उनकी दादी जो हैं दिखने में सुंदर भले ना हो, लेकिन मन से वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे नेचर की या स्वभाव की थी वो। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। उनकी दादी जो हैं थोड़ा अजीब तरीके से, हॉबल्ड का मतलब थोड़ा सा अजीब तरीके से चलना, और जो उन्होंने जो कपड़े वो पहनती थी वो हमेशा सफ़ेद और उजले, मतलब सफ़ेद और बहुत चमकीले कपड़े पहनती थी, बिल्कुल सफ़ेद रहते थे। और विथ हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका जो दूसरा एक हाथ था वो उनकी कमर पर रखा रहता था, जिससे कि वो अपनी बॉडी का बैलेंस जो है वो थोड़ी सी आगे को झुकी रहती हैं तो उसका बैलेंस बना के रखे रहें। और हमेशा एक हाथ में उनके माला होती थी, जिससे वो भी जो भी जाप करती थी अपने रिलीजियस के धर्म के मुताबिक जो प्रेयर होती है उसका जो जाप करते हैं उसकी गिनती वो उस माला से करती रहती थी। झुककर घर में घूमते हुए मंत्र जाप वो करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक
were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in unaudible prayer. Yes, she was beautiful. उनके जो बाल हैं वो जो चांदी जैसे दिख रहे हैं, वो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं और क्लीन नहीं है, साफ नहीं है, और उनके चेहरे पर दिख रहे हैं, और उनका चेहरा जो है पेल हो गया है, हल्का सा पीले रंग का हो गया है। पकड़ फेस का मतलब उनकी जो बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका फेस थोड़ा सा चोंच जैसे ऐसे थोड़ा आगे निकल आती है, वो चलाते रहते हैं। एंड लिप्स हर कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल, और उनका जो मुंह है हमेशा थोड़ा कुछ ऐसा कुछ चला रहे हो, कुछ मुंह में रखा हुआ है, ऐसा चलाते रहते हैं। और प्रेयर के लिए यस सी वॉज ब्यूटिफुल, उसके बावजूद ही वो बहुत खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वो कह रहे हैं कि उनकी दादी उस तरीके की थी जैसे कि हम ठंड में जो हमारा वातावरण होता है, जो मौसम होता है, पूरा जो लैंडस्केप होता है माउंटेन्स का, बिल्कुल वाइट हो जाता है, प्योर वाइट जो सीनरी होती है। उनकी दादी भी बिल्कुल वैसे ही शांत और बिल्कुल काल्म थी, शांत और सेटिस्फाइंग, मतलब हर चीज़ को जो उन्होंने पा लिया है, और उन्हीं के इस स्वभाव को देख कर के दूसरे लोग भी शांति का अनुभव करते थे। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. मैं और मेरी दादी माँ हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेरे माता पिता ने जब वो शहर में रहने के लिए, काम के सिलसिले में रहने के लिए चले गए, तो उन्होंने हमें दादी माँ के पास ही रहने के लिए छोड़ दिया। और वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग रेगुलरली मतलब कई समय तक साथ रहे हैं। सी यूज़ टू वेक मी, वो मुझे सुबह उठा देती थी और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. जब उनकी दादी माँ उनको नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, तैयार करती थी सुबह स्कूल जाने के लिए, तो वो एक मॉर्निंग प्रेयर गाती थी। और वो जो मोनोटोनस का मतलब यहाँ पे बहुत ही डल और बोरिंग, मतलब ऐसा सॉन्ग या वॉइस, तो जिसके कारण वो उनको एक प्रेयर गा के सुनाती थी, और वो ये होप करती थी कि ये जो लेखक है वो भी इसको सुनेगा और एक दिन बाय हार्ट कर लेगा, मतलब याद कर लेगा इसको। लेकिन लेखक इसको सुनता तो था, क्योंकि वो अपनी दादी माँ की जो आवाज़ है उसको बहुत पसंद करता था और उसके लिए कंसर्न रहते थे, लेकिन वो इसको लर्न करेगा, बाय हार्ट करेगा, ये उसकी आदत नहीं थी। वो सिर्फ उनकी आवाज़ को ही सुनते थे और पसंद करते थे, पर उनकी ये चाहत नहीं थी कि वो उसको बाय हार्ट कर लर्न कर लें, याद कर लें। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वो जो दादी माँ हैं उनके लिए, लेखक के लिए वुडन स्लेट जो उस समय पे आती थी, जिसको तख्ती कहते हैं, येलो कलर की, वो ला करके दे देते थे और ला कर दे देती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड। उन्होंने उसमें पहले से ही उसको साफ़ करके, और उस समय पे प्लास्टर मतलब उसमें एक परत चढ़ानी पड़ती थी, तो वो येलो चॉक की वो परत भी चढ़ा देती थी। और उसके टाइनी अर्दन, एक छोटा मिट्टी का बना हुआ पॉट देती थी जिसमें इंक भरी रहती थी, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन, और ये सभी को वो
एक बंडल में एक जगह सबको बांध करके उनके हाथ में उनको दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. नाश्ता करने के बाद नाश्ते में जो कि मोटी और बासी रोटी उनको मिलती थी, जिसमें थोड़ा सा बटर या घी लगा करके उस पर शक्कर छिड़क दी जाती थी, और फिर उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे। और साथ में कुछ चपातियाँ, कुछ रोटियाँ वो वैसी ही मोटी और मस्टी या मतलब थोड़ा ड्राई सूखी हुई वो गांव के कुत्तों के लिए भी रख देती थी देने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. द priest taught us the alphabet and the morning prayer. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, और जो पुजारी थे वही हमें सुबह सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी वो कराते थे. While the children sat in rows on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. पुराने समय पे ज़्यादातर स्कूल्स जो थे वो धार्मिक स्थल के साथ ही बने हुए थे. तो इसमें लेखक कह रहा है कि वाइल द चिल्ड्रन सैट इन अ रो, जितने भी बच्चे जो पढ़ने के लिए आते थे वो रो बना करके एक लाइन में, जो बरामदा होता था, बरामदा, उसमें वो बैठ जाते थे. और जो हमारे पुजारी जी जो गाते थे जो प्रेयर, जो अल्फ़ाबेट, वो हमें एक साथ इकट्ठा, मतलब वो बोल रहे होते हैं, फिर उसके बाद सारे बच्चे बोलते हैं, और मेरी एक साथ सभी बच्चे चिल्ला चिल्ला कर फिर हम उस बात को दोहराते हैं. और दादी माँ अंदर अपनी धार्मिक पुस्तक जो उनके धर्म की है वो उसको पढ़ती थी. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे तो हम दोनों ही साथ वापस चल देते थे. और इस टाइम हमें वो गली के कुत्ते, गांव के कुत्ते भी मिलते थे जो हमने सुबह आते समय उनको रोटी दी थी, वही मंदिर के दरवाजे पर. दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. वे सभी कुत्ते हमारे घर तक हमारा पीछा करते हैं, और ग्राउलिंग का मतलब है गुर्राते हुए या ऐसा आवाज़ अपने गले से निकालते हुए, और एक दूसरे से लड़ते हुए. जो चपाती हम रखे हुए थे और उनको हम फेंक के दे रहे होते हैं, उनके लिए वो लड़ते हुए और आवाज़ निकालते हुए घर तक आ जाते हैं. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरीके से सेटल हो गए, जम गए, तब उन्होंने हम लोगों को अपने पास बुला लिया. और यही जो बुलाना है, फिर उन दोनों की दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया दादी माँ और पोते में. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि वो दोनों एक ही रूम को शेयर कर रहे थे, एक ही रूम में रह रहे थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, अब उनकी जो दादी माँ है अब उसके स्कूल उसको छोड़ने नहीं जाती थी, उनके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे, और मोटर से बड़ी गाड़ी से, वो बस से स्कूल जाने लगे थे. There were no dogs in the streets
and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब शहर में उनको अब वो जो गलियों में जो कुत्ते होते, अब एक भी कुत्ते नहीं होते थे वहाँ पे। तो अब दादी माँ जो है अब अपने खाली समय पे अब जो चिड़ियाँ हैं, जो गौरैया हैं, उनको अपने बरामदे में दाना डालती थी वो सिटी हाउस में आकर के। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे साल गुजरते गए अब वो एक दूसरे से कम मिल पा रहे थे, और शुरू में तो दादी माँ पहले उसको स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो उठा भी देती थी सुबह स्कूल के लिए। लेकिन अब दादी माँ अपने कामों में बिजी हो गई हैं और लेखक भी अपने कामों में बिजी हो गया था। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. शुरू में जब मैं स्कूल से वापस आता था पढ़ करके, तो वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया है, और मैं भी उन्हें बताया करता था कि अंग्रेजी में आज मैंने ये वर्ड सीखे हैं, आज वेस्टर्न या साइंस में मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, और जो भी दुनिया की और भी बातें हैं जो वो भी मैं उनसे शेयर करता था, बताता था, वो मेरे से पूछती थी। तो This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ये बातें सुनकर के दादी माँ को खुशी नहीं होती थी, क्योंकि अब वो जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं साइंस और इंग्लिश, तो अब वो उसमें वो अपने राइटर की या पोते की मदद नहीं कर पा रही होती हैं, और वो ज़्यादा दुखी हो जाती हैं इस बात को सोच करके कि अभी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भगवान के बारे में या धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. एक दिन जब लेखक ने आकर के ये सभी को बताया कि उनके स्कूल में अब उसे म्यूज़िक लेसन्स भी, मतलब म्यूज़िक भी सिखाई जाएगी, तो ये बात सुन कर के दादी माँ बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उस समय पर म्यूज़िक को अच्छा नहीं माना जाता था। ये किसी अलग घराने से इसको निम्न स्तर का माना जाता था, और मोनोपोली ऑफ हार्लॉट एंड बेगर्स, मतलब इसको ये माना जाता था कि ये गरीबों और भिखारियों का पेशा है, जिससे वो इसको गा करके अपने लिए कुछ रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये जेंटल फोक का मतलब, लेकिन जेंटल फोक का मतलब यहाँ पे है पीपल ऑफ नोबल बर्थ, मतलब कुछ ऐसे लोग या ऐसे घराने जिनके लिए ये गाना बजाना नहीं बना हुआ है, ये उनके लिए या उनके परिवार के लिए नहीं है। She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. उन्होंने कुछ नहीं कहा इस बात को सुन करके, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, जो उनकी शांति थी, वो सब कुछ उनकी मनाही बता रही थी, और उसके बाद से उन्होंने बहुत कम बातचीत की। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब लेखक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया और अब वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रहने लगा और उनको सिंगल खुद का रूम मिल गया, तो अब जो उनकी दोस्ती का जो लिंक था वो भी अब ख़त्म हो गया। अब कुछ भी दादी के साथ इंटरेक्शन अब उनका कम हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन। लेखक कह रहा है कि अब दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था
कि अब वो अपने आप को प्राइवेट और लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रख लिया है, और हर जो चीज़ उसकी मतलब जो पब्लिक लाइफ है अब उसको उससे वो दूरी बना करके अब अपने आप को वो अकेला और सेपरेट करके रख लिया है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब उसकी दादी माँ जो हैं अब अपने खाली समय में जो कपड़ा बुनने वाली स्पिनिंग व्हील है अब उसको चलाती रहती थी और किसी से वो बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. अब वो सुबह सूरज निकलने के समय से लेकर के सूरज डूबने तक अब वो उसी व्हील में कपड़ा बुनती रहती, स्पिन करती रहती, घुमाती रहती थी और प्रेयर गाती रहती थी। रिसाइटिंग का मतलब उसको याद करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में ही थोड़ा सा वो रिलैक्स करती थी। वो कब के लिए? जब वो स्पैरोज़ को, उन चिड़ियों को फीड करने के लिए वो निकलती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. दादी माँ उनकी जो बरामदा है उसमें बैठ करके जो ब्रेड है, चपाती है या रोटी है, उसकी छोटी छोटी से टुकड़े कर लेती थी और 100 से भी ज़्यादा जो चिड़ियाँ हैं, जो स्पैरोज़ हैं, वो कलेक्ट हो जाती थी और रोटी खाने के लिए और बहुत हल्ला मचाती थी। चिरपिंग चे 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 जो करती हैं वो आवाज़ उनके चारों तरफ बैठ करके करने लगती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, others on her shoulders, some even sat on her head. कुछ चिड़िया आकर के उनके पैरों पे चोंच मारती थीं, कुछ आकर के उनके शोल्डर पे, कंधे पे बैठ जाती थीं, यहाँ तक कि कुछ तो ऐसी थी कि आकर के उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी पर कभी भी उन्होंने उनको भगाया नहीं। शू शू जो हम आवाज़ करते हैं जब किसी चीज़ को भगाना चाहते हैं, चिड़ियों को या कुत्तों को, कुछ चीज़ों को, तो वो बिल्कुल भी नहीं करती थी कि उनसे दूर जाएं और हमेशा वो मुस्कुराती रहती थी। और जो आधा घंटा वो उनके साथ बिताती थी वो शायद पूरे दिन भर में उनका सबसे खुशी वाला समय होता था वो। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद When I decided to go abroad, जब लेखक ने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का मन बनाया, I was sure my grandmother would be upset. वो यकीनन जानते थे कि उनकी जो दादी माँ है वो दुखी हैं इस बात से कि वो विदेश जा रहे हैं। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब वो 5 सालों के लिए दूर जा रहे हैं। और एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी अब ऐसी एज है कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि जब वो 5 साल के बाद लौटेंगे तो उनकी दादी माँ जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. पर मेरी दादी माँ को वो तो रहेंगी, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो को पता था कि वो रहेंगी, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी ना कोई भी इमोशंस शो नहीं किए। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही मुझे कोई ऐसा इमोशन शो किया कि वो दुखी हैं या खुश हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स हर रोजरी। उनके जो लिप्स हैं उनके वो अभी भी प्रेयर में चल रहे थे और उनका माइंड जो है सिर्फ उसी में खोया हुआ था, प्रेयर में। और उनकी जो फिंगर्स हैं, जो उनके हाथ में माला रहती है
अपने धार्मिक जो जाप करने के लिए वो उसको घुमाती हुई रोज़री की जो बनी हुई माला है उसको हिलाते हुए उनकी मोतियों को और बस अपनी वो प्रेयर जाप कर रही थी. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को, फोरहेड का मतलब माथा, उसको चूमा. और when I left I cherished, जब मैं जा रहा था तो मुझे समथिंग डियर, जो अपने चाहने वालों के लिए हम खुशी महसूस करते हैं, और अभी भी उसके माथे पर जो मॉइस्ट मतलब उनका जो इम्प्रेशन था, जो उन्होंने किस किया था, उनको महसूस हो रहा था. एज परहैप्स द लास्ट साइन, और शायद उनको ये लग रहा है कि अब ये लास्ट साइन था जिनके बीच में, उन दोनों के बीच में एक फिजिकल जो उनका कांटेक्ट था, उन दोनों के बीच में जो मिलन था, वो ये लास्ट साइन था. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. लेखक ये कह रहा है कि जब मैं, दादी माँ ने मेरे फोरहेड पर, मेरे माथे पर किस किया था, और लगा था मेरे को कि अगर अब मैं 5 साल बाद आऊँगा तो दादी को शायद ना देख पाऊँ. लेकिन आफ्टर 5 years आई केम बैक, जब वो 5 साल बाद आए तो दादी उनके साथ थी और स्टेशन पर लेने के लिए भी आई थी. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. अब वो एक भी, मतलब जैसी वो छोड़ के गए थे वैसी ही थी दादी अभी भी. लेकिन उन्होंने तब भी मतलब कोई शब्द वो नहीं कहे थे. बस उन्होंने सी को क्लैप्स्ड, सिर्फ उन्होंने उसको, जो लेखक है उनको बड़ी ज़ोर से कस करके गले लगा लिया था, अपनी बाह में ले लिया था. एंड वो तो उसके बावजूद जब बाह में लगा लिया, उसके बाद भी वो उनकी प्रेयर में जो वो वर्ड्स बोल रही थी, जो प्रेयर कर रही थी, वो तब भी याद कर रही थी, और लेखक उस चीज़ को समझ रहा था और सुन रहा था. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuke. लेखक के पहले दिन घर आने के बाद भी उन लेखक ने देखा कि दादी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो आज भी वही है. वो स्पैरोज़ को, वो चिड़िया को फीड कर रही हैं जैसा वो पहले करती थी, और उसके साथ साथ वो हल्का हल्का उनको कुछ कुछ बोलती जा रही हैं, उन चिड़ियाओं को. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and started to sing. लेखक ने बताया कि उसी दिन शाम को उसने देखा कि उनकी दादी में एक चेंज आया. शी डिड नॉट प्रे. उस दिन वो प्रे या प्रेयर नहीं कर रही थी. सी कलेक्टेड द वुमेन, जो आसपास की पड़ोस की जितनी भी वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, उनको इकट्ठा करके एक ढोलकी या ड्रम ले करके गाना बजाना चालू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स थी थम्ड the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. उनकी दादी माँ कई घंटों तक उस ढोलकी को बजाती रही हैं, जो कि वो पुराना ड्रम था. फिर भी उसमें वो बजा बजा करके वो ज़ोर ज़ोर से गाती रहीं, और कई लोगों की वीरता की गाथाएं उस पर गाती रही हैं. We had to pursue her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. लेखक को और उसकी फैमिली को, उस दादी माँ को मना करना पड़ा कि अब बंद कर दो ये बजाना, और क्योंकि वो थक जाएंगी. और लेखक ने पहली बार ये देखा कि दादी ने इतने सालों में प्रे करने की जगह ये मतलब कुछ और किया है. The next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go
But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. अगली सुबह उन्हें बुखार आ गया था और वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गए. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस. डॉक्टर ने कहा कि ये बस हल्का सा बुखार है और ये चला जाएगा. बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो जो डॉक्टर ने जो बात कही थी उससे सहमत नहीं थी. वो कुछ अलग ही सोच रही थी और उन्होंने कहा कि शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अब अंत समय ये पास में है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा कि जब उनके पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं या अंत होने वाला है उनके जीवन का, तो उन्होंने सबसे दूरी बना ली और उन्होंने ये बताया कि अब इसीलिए मैंने प्रे करना या प्रार्थना करना छोड़ दिया है और अब वो तुम लोगों से भी, मतलब जितने लोग उनके परिवार के हैं, उनसे भी बात करने में वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं. We protested, but she ignored our protests. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. सभी लोग जो वहाँ थे उन लोग उनकी बातों का समर्थन नहीं कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे. लेकिन तब भी दादी माँ ने उनकी बातों को नहीं माना और शांतिपूर्वक अपने बेड पे लेट गईं और अपनी जो माला है उस पे जाप करने लगी. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. इससे पहले उन लोगों को कुछ पता चलता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होंठ थे वो मूव करना बंद कर दिए थे, रुक गए थे. और रोजरी, जो उनके हाथ में माला थी, बीड्स की माला थी, वो क्योंकि अब उनकी फिंगर्स लाइफलेस हो चुकी थी, मतलब वो मर चुकी थी, तो वो गिर गई थी. अब पीसफुल पेलर, अब उनके फेस पे एक शांति भरा, जो उनका फेस था येलो कलर का था, अब शांति से उसमें देख रही थी. स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और अब उन लोगों को भी पता चल गया था कि अब वो नहीं रही. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shawl. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. उन्होंने बेड से उतार करके और उनको ज़मीन पे लेटा दिया जैसा कि उनके ट्रेडिशन में होता है, और एक रेड क्लॉथ से उनको कवर कर दिया. कई घंटों के दुख के बाद उन लोगों ने उनके फ्यूनरल के लिए, उनके क्रियाकर्म के लिए जो अरेंजमेंट्स करने रहते हैं, उसके लिए वो उनको छोड़ करके वो अरेंजमेंट्स करने चले गए. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. शाम के वक्त वे लोग उनके कमरे में गए जहाँ पे वो बॉडी रखी हुई थी, और एक स्ट्रेचर जो जिस बना करके उस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें उनको रख करके ले जा रहे हैं. द सन वॉज सेटिंग, और उस समय उन लोगों ने देखा कि सन डूब रहा है, और उस समय पर उनके रूम में और जो उनका वरांडा है, जो बरांडा है, वो बहुत ही तेज रोशनी से दिखाई दे रहा है. सूर्य की जो रोशनी है, जो उजाला है, बहुत तेज़ दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोल्डन लाइट हो या बहुत सुनहली कलर की जो लाइट है वैसी दिखाई दे रही है. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जब दादी माँ को वो स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे, तो आधे रास्ते पे जा कर के वो आंगन में रुक गए हैं. तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि
रूम से लेकर के अंदर तक जहाँ पे दादी माँ डेड हुई थी, वो जहाँ रखा हुआ था, उनके आसपास थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, मतलब 1000 से भी ज़्यादा स्पैरोज जो चिड़िया हैं उनके आसपास आकर के इकट्ठा हो गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। डेड बॉडी के पास बहुत सारी चिड़ियाँ जो स्पैरोज हैं, जिनको वो दादी माँ खाना खिलाती थी, वो इकट्ठा हो गई थी और वो इस बात से दुखी थी। तब उनकी माँ, जो लेखक की माँ है, उन्होंने सोचा कि ब्रेड के लिए इकट्ठा हुई हैं, उनके लिए कुछ ब्रेड वो ले आई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. मेरी माँ ने उन रोटी के टुकड़ों को छोटा छोटा कर दिया, जिस तरीके से मेरी दादी माँ करती थी, और उनको डाल दिया, उनको चिड़ियों के सामने दे दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस, लेकिन वो चिड़ियों ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse, जब उन्होंने उस दादी माँ की डेड बॉडी को लेकर चले गए तो वो चिड़िया भी वहाँ से चुपचाप चली गई। अगली सुबह उनके जो स्वीपर हैं, उनने वो पूरे ब्रेड क्रम्स के जो रोटी के टुकड़े थे वो उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो ये था पाठ का अंत। हम लेसन के अंत में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी थी ये। एक दादी और पोते के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसके बारे में, हार्ट टचिंग रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा, दादी माँ और चिड़ियों के बीच में उनका जो रिलेशनशिप था उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।